हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। पिछली कुछ क्लासेस से हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का थ्योरी भी हमने पढ़ लिया, उसके अलावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स के प्रैक्टिकल भी हमने करके देखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग कंफर्टेबल हो गए होंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने देखा इफ़ एल्स कैसा लिखा जाता है, इफ़ एलिफ और एल्स कैसा लिखा जाता है। तो आई थिंक अब इतना थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, पाइथन हमारे को थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ और इस वीडियो में बोलूँगा कि केवल मेरा वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। बुक भी आपको पढ़नी है और नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है। जब तक आप खुद से बिना देखे प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, आप ये मत मानिए कि आपको कोड लिखना आ गया है। कोड समझ में आ जाता है, बिकॉज सामने लिखा हुआ कोड तो सही ही होता है, तो वो हमें समझ में आ जाता है। लेकिन जब हम खुद से लिखने लगते हैं तो हमें याद नहीं आता कि क्या लिखना था। और कोड कभी भी लर्न नहीं होगा। हाँ, उसका कुछ आप सिंटेक्स को आप थोड़ा सा लर्न कर लोगे, एक समझ लोगे कि हाँ ऐसा ऐसा सिंटेक्स लिखा जाता है, लेकिन आपको लॉजिक तो खुद के दिमाग से ही लिखना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोग कोड करते रहेंगे। तो अभी हमने क्या करा, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट देख लिए। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट मतलब टॉप टू बॉटम जो हमारे नॉर्मल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं वो हमने देख लिए। सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स की हमने बात कर ली। सेलेक्टिव स्टेटमेंट में कंट्रोल स्टेटमेंट जो हमारे हैं इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, ये हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने एक और स्टेटमेंट आपको बताया था, दैट इज इटरेटिव स्टेटमेंट या रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स हम जिसको बोलते हैं, या लूप्स। आज का हमारा इस क्लास का टॉपिक लूपिंग इन पाइथन यही रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, लूप्स या लूपिंग इन पाइथन। ओके, अब यहाँ समझते हैं पहले लूप का मीनिंग क्या होता है। देखो, लूप अगर नहीं होगा तो क्या है, अभी तक हमने लूप पढ़ा नहीं, तो हम समझते हैं कि लूप के बिना क्या हो रहा है। पहले वो समझें, वो सिचुएशन क्या है, लूप के बिना क्या है। लूप के बिना ये है, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारे टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होने हैं। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर सेकंड स्टेटमेंट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सेकंड, ऐसा सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन अगर उसमें भी अपने सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में भी हमने कोई सेलेक्टिव स्टेटमेंट लगा दिया तो क्या हो रहा है, वो भी वन टाइम ही एग्जीक्यूट हो रहा है। एक बार कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल आगे ट्रांसफर हो जाएगा। बट इन केस सोचो कि आपको वही टास्क फिर से एग्जीक्यूट करवाना है, तो फिर से अगर आपको वही टास्क परफॉर्म कराना है तो उस केस में क्या होगा कि आपका कंट्रोल वापस ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि कंट्रोल तो क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम चल रहा है। तो ये यहाँ एक अभी तक के केस में, अभी तक के सिनेरियो में जो अभी तक हमने समझा, यहाँ एक थोड़ा सा ये इशू है कि अगर आपको कोई टास्क रिपीट करना है तो आपको उसका कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, सपोज करो हम कुछ भी बात नहीं करता, मैं आपसे कोई कंट्रोल स्टेटमेंट की बात नहीं करता, सिंपल मैं आप लोगों को अगर ये कहता हूँ कि मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, या तो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे कि सर प्रिंट 1 2 3 4 5, ऐसा कब तक करोगे आप, 10 तक लिखते जाओगे। ये डॉट नहीं लगाना, कंप्लीट 10 तक लिखोगे। ठीक है, डॉट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लगाया है, समझाने के लिए लगाया है। ठीक है, तो अब इससे भी प्रिंट हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक। मैंने कहा नहीं, मुझे 1 से लेकर 10 तक चाहिए, लेकिन ऐसा सिंगल लाइन में एक ही डिजिट, एक नंबर एक लाइन में आना चाहिए, उसके बाद सेकंड नंबर सेकंड लाइन में आना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, सर यहाँ पर हम /n लगा देंगे। /n क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, जो कि एस्केप सीक्वेंस की तरह वर्क करता है। तो वो क्या करता है, यहाँ आपने न्यू लाइन लगा दिया, फिर न्यू लाइन पे आ जाएगा, तब भी आपका क्या हुआ, एक स्टेटमेंट में काम होगा। अब मैं आपसे बोलूँ कि नहीं, सिंगल स्टेटमेंट में काम नहीं करना, आप मल्टीपल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो, /n यूज़ ही नहीं करना आपको। मैंने बोल दिया कि /n यूज़ मत करना, और आप 1 से लेकर 10 तक। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, आप कहोगे सर ऐसा लिख सकते हैं, फिर तो ये और कोई बात बची नहीं, 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3, तो और ये कितनी बार हो जाएगा, 10 टाइम हो जाएगा, है ना। तो अब आप क्या कर रहे हो, सेम स्टेटमेंट आपका मल्टीपल टाइम लिख रहे हो, रिपीट हो रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो और यहाँ जो वैल्यू है वो वैल्यू ही तो चेंज हो रही है, और क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, स्टेटमेंट तो सेम रह रहे हैं यहाँ पर। वैल्यू को हम अगर वेरिएबल में डाल दें और उस वेरिएबल को प्रिंट करा दें, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो हम उस वेरिएबल को यहाँ पर बीच में डाल दें। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कर देता हूँ, n = 1 कर दिया मैंने,
उसके बाद मैंने किया प्रिंट, क्या करना है, प्रिंट करना है n, हर बार मैं n ही प्रिंट कर रहा हूँ, और फिर मैं करता हूँ n इक्वल टू n प्लस 1, फिर कर दूँ प्रिंट n, फिर n इक्वल टू n प्लस 1, n इक्वल टू n प्लस 1, फिर कर दिया प्रिंट n। अब इससे क्या हो रहा है, देखो सेम स्टेटमेंट, प्रिंट n प्रिंट n प्रिंट n, n इक्वल टू n प्लस 1, n इक्वल टू n प्लस 1। तो ये एक स्टेटमेंट ऐसा है जो वन टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट, और इसके बाद में भी अगर मैं लिखता हूँ n इक्वल टू n प्लस 1, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सेम टाइम चल रहा है। इससे क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट कर देगा, यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्यों, 1 प्लस 1 2 हो गई, तो यहाँ पर 2 प्रिंट कर देगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगी, 3 प्रिंट कर देगा। यहाँ पर हो जाएगी 4, आगे आप प्रिंट कराएंगे तो 4 भी प्रिंट करेगा। बट अभी तक के केस में अभी समझा क्या है हमने, यहाँ पर ये चल क्या रहा है, वो चल यही रहा है कि सेम स्टेटमेंट आप बार बार लिख रहे हो, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये रिपीट हो रहे हैं स्टेटमेंट्स। तो अब हमारे दिमाग में कोई चीज़ ऐसी आई कि यार कुछ काश ऐसा कुछ हो कि मैं ये स्टेटमेंट एक बार लिखूं और पाइथन समझ जाए कि जितनी बार मुझे लिखना है उतनी बार वो चला दे। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं लूप्स का। कहाँ, मैंने क्या बोला आपको कि काश ऐसा कुछ हो कि मैं उस पाइथन को सिर्फ ये बताऊं कि ये 4 स्टेटमेंट या ये 5 स्टेटमेंट या ये 10 स्टेटमेंट आपको रिपीट करने हैं। तो उस रिपीटेशन को बताने के लिए कोई एक स्टेटमेंट ऐसा हो जिसमें मैं बता दूं कि हाँ भाई ये 10 स्टेटमेंट आपको बार बार रिपीट करने हैं, 10 टाइम रिपीट करने हैं, वो स्टेटमेंट आपके रिपीट हो जाएंगे। या ये 4 स्टेटमेंट आपको रिपीट करने हैं, वो आपके 4 स्टेटमेंट 10 टाइम रिपीट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ अगर आपने को चाहिए हो तो वो कहाँ मिलता है, हमारे को लूप में मिलता है। मतलब आप किसी स्टेटमेंट को, किसी पर्टिकुलर टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करते हो तो वो क्या कहलाता है, लूपिंग कहलाता है। ओके, आई थिंक मैं आप लोगों को समझा पाया होऊंगा कि लूपिंग का मीनिंग क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है। कि आप जब भी किसी टास्क को, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कहीं पर कोई टास्क आप कर रहे हैं, उस टास्क को आप रिपीटेडली परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो जो काम आप करते हैं किसकी हेल्प से करते हैं, रिपीटेटिव स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट या लूप के थ्रू करते हैं। तो ये तो बेसिक बात हुई। अब समझते हैं कि हमारे पास पाइथन में लूप अगर होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। लूप नहीं होते हैं तो हमें क्या इशू आ रहा है, वो हमने समझ लिया। क्या इशू आ रहा है, लाइन ऑफ कोड हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोड की लेंथ बहुत, क्योंकि हमारे को सेम कोड कॉपी करना पड़ रहा है ना। अगर लूप नहीं होते हैं तो हमारे को क्या प्रॉब्लम हो रही है वो हमें समझ में आ रही है। अब इसका सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके थ्रू हम करेंगे, लूप के थ्रू करेंगे। तो पाइथन में जहाँ तक मैं बात करता हूँ लूप्स की, तो हमारे पास 2 टाइप्स के लूप होते हैं। फर्स्ट है हमारा वाइल, मतलब लूपिंग स्टेटमेंट जो होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है लूप के लिए वाइल, सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास लूप के लिए फॉर। वाइल और फॉर, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि आईपी के स्टूडेंट जो सीबीएसई कैरिकुलम में आईपी के लिए वाइल लूप अभी है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे हैं उनको मैं वाइल और फॉर दोनों पढ़ाऊंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वाइल भी पढ़ें। सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो सिलेबस में तो वाइल नहीं है, बट अगर हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे वाइल को तो कोई इसमें बुराई नहीं है। दोनों लूप हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि वाइल और फॉर कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। सिंपल सी कहानी। अब जो मैंने आपको बता दिया, इसको अगर आप दिमाग में रखते हो तो ठीक, नहीं रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। कोई एक स्टेटमेंट ज़्यादा पढ़ लेने से हमारे पास कुछ हो नहीं जाएगा, और उसको छोड़ देंगे तो हमारा नुकसान ही है। तो वाइल स्टेटमेंट, अगर मैं वाइल स्टेटमेंट यानी कि वाइल लूप अगर मुझे यूज़ करना है तो कैसे करना है वो समझेंगे। फॉर लूप अगर यूज़ करना है तो हम कैसे समझेंगे। फॉर लूप से पहले मैं वाइल ही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आज का हमारा अब यहाँ पर ज्ञान शुरू होगा किसके लिए, वाइल लूप के लिए। 2 टाइप के लूप है हमारे पास पाइथन में। फर्स्ट स्टेटमेंट है वाइल, तो आज वाइल को देखेंगे, और सेकंड स्टेटमेंट है फॉर। जब वाइल एक बार कंप्लीट हो जाएगा, वाइल के सारे प्रोग्राम को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे फॉर में, और फॉर में जो चीज़ नई एक्स्ट्रा है वो भी अपन कवर करेंगे। वाइल, अब देखो वाइल का पहले, सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो मैं हर बार आपको बताता हूं उसका लिखने का तरीका क्या है। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स।
ओके, वाइल स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है? वाइल स्टेटमेंट का सिंटेक्स समझते हैं कि जैसे सपोज करो क्या हो रहा है, ऊपर से फर्स्ट सेकंड 3 1 1 2 3 मतलब ऐसे सीक्वेंशियल स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होते हुए आ रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ लिखते हैं वाइल, और वाइल के बाद लिखते हो कंडीशन कॉलन, और फिर अंदर इंडेंट करके हम इनसाइड इंडेंट करेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक बनेगा यहाँ पर पूरा प्रॉपर, ये 2 और 3 स्टेटमेंट हो सकता है, सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर ये तो जो सिंटेक्स है वो ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ वाइल की जगह आपने पहले इफ लिखा था, है ना? हाँ, बात इतनी ही है कि यहाँ अगर अपने वाइल की जगह इफ लिख दिया तो वो इफ स्टेटमेंट बन गया, लेकिन यहाँ पर वाइल लिख दिया, तो वाइल लिख दिया तो क्या होगा, ये लूप बन गया। अब उन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, इफ में तो क्या होता है भाई, इफ और कंडीशन, आपकी अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ओनली 1 टाइम। लेकिन वाइल लिखा ना, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर आपने वाइल लिखा तो ये कंडीशन जब तक ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसका मीनिंग क्या है? वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, while this condition is true do these statement। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट आपको इसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी आपका कंट्रोल बाहर आएगा। इफ में क्या होता था, बस एक बार एग्जीक्यूट हो गया कंट्रोल बाहर आ जाता था, लेकिन यहां पर कंट्रोल तब बाहर आएगा जब कंडीशन फॉल्स होगी, अदरवाइज कंट्रोल बाहर नहीं आएगा। मतलब इनफाइनाइट लूप का चलने की भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि अगर कंडीशन कभी फॉल्स नहीं हुए तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम चलेगा। ओके, तो इसलिए हमारे को यहां कंडीशन ऐसी लिखनी पड़ेगी जो कभी ना कभी जाके फॉल्स जरूर हो। क्यों? अगर फॉल्स नहीं होगी तो इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होता रहेगा, और इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होता रहेगा तो हमें ऐसा लगेगा हैंग हो गया। ठीक है, वो काम अपने को करना नहीं है। तो यहां पर कंडीशन थोड़ा देखभाल के लिखेंगे अपन वाइल के अंदर, क्या कि वो कम से कम एक बार फॉल्स जरूर हो, ट्रू तो होनी चाहिए लेकिन कभी ना कभी वो फॉल्स जरूर हो, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ, वाइल कंडीशन और इंडेंट करके स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब कि जब तक ये कंडीशन जो वाइल में लिखी हुई जो कंडीशन है जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे, है ना? तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ सिंपल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक एग्जाम्पल लिया था, वो एग्जाम्पल क्या था, 1 से लेकर 10 तक मुझे प्रिंट कराना है। तो अगर मुझे 1 से लेकर 10, चल अच्छा, इस चीज़ को अगर मुझे एक बार मैं थोड़ा सा उसी से हट रहा हूँ, अगर इस बात को मुझे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, फ्लो चार्ट जो होता है हमारा, उस पर अगर अपने को कैसे दिखाना होगा वाइल लूप को, लूपिंग को कैसे दिखाना होगा, वाइल नहीं लूपिंग को कैसे दिखाना होगा, वो कैसे लिखोगे? सीक्वेंशियल अपने स्टेटमेंट आ रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं टॉप से बॉटम पे, आप यहाँ पर क्या लिखोगे? कोई कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन के लिए हम डायमंड सिंबल का यूज करते हैं। आप लिखोगे इज, इफ नहीं लिखेंगे, इज, मैंने इफ लिख दिया, इज कोई कंडीशन आपने लिखी, सपोज करो मैंने कोई, हाँ चलो इज, और मैंने लिख दिया n लेस देन 11। सपोज करो यहाँ पर आपने लिखा था n इक्वल टू 1, ध्यान से देखना, n इक्वल टू 1, उसके बाद हमने चेक करा इज n लेस देन 10, देन आपको क्या करना है, देन आपको करना है प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए आप कमांड लिख दोगे, पैरेललोग्राम बनाओगे, क्या कराओगे? प्रिंट n कराओगे। उसके बाद आपने बता दिया कि मुझे n को n+1 करना है। अब क्या होगा, ये जब ये कंडीशन ट्रू है तब तो ये वाले काम हो गए, दोनों होने के बाद में वापस से ऊपर कंट्रोल जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तभी ये बाहर आएगा। ठीक है, तो यहां हमने क्या बताया, देखना इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। क्या n की वैल्यू 1 है, n लेस देन 11 चेक किया, मतलब 1 लेस देन 11, कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू हो गई तो यहाँ हमने क्या लिखा है, यहाँ पर अगर ट्रू है तो नीचे आएगा, और यहाँ क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा, n इक्वल टू n+1 करेगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 से वापस ऊपर जाकर चेक करेगा, 2 लेस देन 11। अब आप कहोगे बाहर ऊपर क्यों जाएगा सर,
कि वाइल लूप चलाया है भाई, इफ नहीं लिखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ इफ लिखते तो ये ऊपर नहीं जाता, नीचे से ट्रांसफर हो जाता, लेकिन वाइल लिखोगे तो फिर से ऊपर जाकर कंडीशन चेक करेगा, इसीलिए तो ये रिपीटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, n इक्वल टू n प्लस 1, 2 हो गया, 2 लेस देन 11, यस, आगे आएगा 2 प्रिंट करेगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा 3 लेस देन 11। तो इस तरह से ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। जैसे ही यहाँ पर वैल्यू आ गई, सपोज करो 10 प्रिंट करा दिया, 10 प्रिंट करने के बाद 10 प्लस 1 11 ऊपर आएगा, 11 लेस देन 11, नो 11 इज इक्वल टू 11, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, 11 लेस देन 11 फॉल्स हो गई, बाहर आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे फ्लो चार्ट के लिए। तो मतलब अपने को कैसे लिखना होता है, मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि वाइल लूप को अगर आपको पिक्टोरियल डायग्राम बनाना हो तो वो कैसे लिखा जाएगा। लेकिन ये पिक्टोरियल डायग्राम तो एनालिसिस का पार्ट है। कोड कैसे लिखेंगे सर, कोड कैसे लिखेंगे, आ जाओ। यही कोड अगर मुझे लिखना हो, यही एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना हो, 1 से लेकर 10 तक का मुझे प्रिंट कराना है, तो जो मैंने यहाँ पर अभी स्टेटमेंट लिखे थे वही स्टेटमेंट लिखेंगे, बस उनको अपने को वाइल के रूप में लिखना पड़ेगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए तो मैं प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पर। हम क्या करेंगे, अपने को प्रोग्राम क्या लिखना है, राइट है प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ये कोड, ये अपना क्वेश्चन है। जैसे मैं क्या करूँगा, सिंपल n की वैल्यू रख दूंगा 1, ध्यान से देखना, n इक्वल टू 1 कर दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, वाइल का w कैपिटल नहीं है, कहीं आपको लग रहा हो तो मैं फिर से बता देता हूँ, कोई भी कीवर्ड है वो कैपिटल में नहीं आ रहा है यहाँ पर अभी तक, तो जो भी मैंने आपको बताए हैं। वाइल, देन मैंने क्या बोला, कंडीशन। अब मुझे क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है, तो मेरा स्टार्टिंग तो वैल्यू हो गई n की वैल्यू 1, और कहाँ तक प्रिंट कराना है, 10 तक। तो अब मैं क्या लिखूंगा, n लेस देन 11 लिख दो, या फिर n लेस देन इक्वल टू 10 लिख दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। मैंने क्या बोला, वाइल n इज लेस देन 11 कॉलन लगाएंगे, उसके बाद स्टेटमेंट इनसाइड इंडेंट करके आपको क्या क्या स्टेटमेंट लिखना है। पहले आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है, किसको प्रिंट कराना है, वेरिएबल n को प्रिंट कराना है। उसके बाद n की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है, दोबारा से n इक्वल टू n प्लस 1 करना है। इस कोड को समझो, छोटा सा काम है, बस इतने से काम, इतने 1 2 3 4 लाइन्स के अंदर हमारा ये काम हो गया। कैसे होगा, इस कोड को अगर देखें, n की वैल्यू मैंने क्या करी, स्टार्टिंग 1 रख दी, उसके बाद कंडीशन क्या लिख दी, n लेस देन 11 लिख दी। n लेस देन 11 लिख दी तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1 लेस देन 11। 1 लेस देन 11 के केस में, अब आप बताओ, 1 लेस देन 11 के केस में कंडीशन ट्रू आएगी, ठीक है। कंडीशन ट्रू आई तो हमने क्या कहा, प्रिंट कर दे n की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट लाइन पे आएगा, n इक्वल टू n प्लस 1 किया है, n इक्वल टू n प्लस 1 करने पर जो n की प्रीवियस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी किससे, 2 से, मतलब अब यहाँ पर 1 की जगह 2 हो गया। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद में ये ऊपर जाएगा वापस से वाइल, तो 2 से चेक होगा, 2 लेस देन 11 कंडीशन हो गई ट्रू, तो ट्रू हो गई तो फिर लूप के अंदर फिर से एंट्री लेगा, बाहर निकला, बाहर निकल के वापस ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर एंट्री ली, और यहाँ पर क्या कर दिया, कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर क्या कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा, 2 प्लस 1 मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3 लेस देन 11 कंडीशन ट्रू, और यहाँ 3 प्रिंट कर देगा, 3 प्रिंट करने के बाद 3 प्लस 1 4 ट्रू रहेगा, तो ये 4 प्रिंट करेगा। ये काम कब तक होगा बताओ, ये काम कब तक होगा, ये जो ट्रू रहेगा वो कब तक रहेगा, ये ट्रू रहेगा जैसे मान लो यहाँ 10 तक है, वैल्यू 10 हो गई, वैल्यू 10 होने के बाद भी 10 लेस देन 11 कंडीशन हो गई आपकी ट्रू, तो यहाँ नीचे क्या कर देगा, आगे 10 प्रिंट कर देगा। 10 प्रिंट करने के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, 10 से कितना करेगा इंक्रीमेंट, 1 प्लस करेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 लेस देन 11 कंडीशन वापस से चेक करी तो यहाँ क्या आ गया, फॉल्स, आपके 10 तक वैल्यू प्रिंट हो चुकी थी। जैसे ही आपका यहाँ फॉल्स आया उससे पहले आपका आउटपुट आ चुका था। तो ये हमने क्या समझा कि केवल ये 2 स्टेटमेंट, अब आप सोचो अगर ये वाइल स्टेटमेंट नहीं होता तो ये 2 स्टेटमेंट आप
मैंने आपको बताया था ना, एग्जांपल दिया था कि n की वैल्यू 1 किया, उसके बाद ये दो स्टेटमेंट आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मुझे मालूम है, थोड़ा सा लगता है स्टार्टिंग में, बट धीरे 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 और मैं और प्रोग्राम बताऊंगा तब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं समझता हूँ कि अपन इस क्लास को इतना ही रखें। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, पहले तो कंट्रोल स्टेटमेंट का रिपीटेशन था, वो समझा। लूपिंग का यूज़ क्यों करते हैं, रिपीटेटिव स्टेटमेंट अपने को लिखने हैं, बार बार टास्क परफॉर्म करना है, सेम टास्क परफॉर्म करना है, तो रिपीटेटिव स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। पाइथन में कौन कौन से रिपीटेटिव या इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं, वाइल और फॉर, जिनमें वाइल की आज हमने शुरुआत करी है, ये अभी चलेगा थोड़ा लंबा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एक बार मैंने आपको पढ़ाया, और इसके बाद आप अपनी बुक में थोड़ा बहुत देखो, वो देखोगे तो और क्लियर होगा, केवल वाइल को समझो। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।